हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2023 से रिलेटेड है। तो आप लोगों का एग्जाम जो है 12 जून को कंडक्ट हो चुका है एंड रिजल्ट जो है विद इन 3 to 5 डेज आ जाएगा एज एक्सपेक्टेड। मतलब जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें और बाकी जो इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली ब्रोशर में दी गई थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो विद इन 3 to 5 डेज आ जाएगा। तो मुझे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ डिस्कस करनी थी जो कि आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड है, जो कि प्रीवियस ईयर भी यही क्राइटेरिया रखा गया था और उससे पहले भी जो है 2021 में भी वही सेम क्राइटेरिया जो है फॉलो किया गया था, ठीक है। तो वो जो क्राइटेरिया आपके क्वालिफाइंग मार्क्स का है उसको हम लोग एक बार यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2023 का जो प्रोस्पेक्टस है वो मैंने इसको ओपन करा हुआ है, ओके। एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे थे कि अभी जो है मतलब सब लोग आ गए हैं बताने के लिए कि कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है उसकी इशू डेट ये होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए, पहले किसी ने नहीं बताया। तो उन कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दूं, अगर आप जाके चैनल पर चेक करोगे तो ऑलरेडी मैं 3 मंथ्स पहले भी मैंने आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और साथ ही साथ 1 महीने पहले भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी आपके एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले कि भाई अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप रेडी करके रख लो, ठीक है। अब वो आपकी मिस्टेक है, अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं कर रहे एंड आपको लगता है कि आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, तो ये आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको खुद से इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अच्छे से पढ़ना चाहिए जब भी आप किसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दिया करो नेक्स्ट टाइम से जब भी कभी ऐसा हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट नंबर बी लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा है कि द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल बीएससी कोर्सेज शेल बी 50% फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस, 45% फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी, ठीक है। तो देखो इस साल से क्या है कि काफी सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है उन्होंने इस क्राइटेरिया को चेंज करके परसेंटाइल स्कोर कर दिया है, ठीक है। लेकिन अभी भी एम्स के क्राइटेरिया जब आप चेक करोगे तो इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा है जो कि परसेंटेज में बोला है। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका, जैसे अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग एग्जाम की, ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका टोटल मार्क्स था वो आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ था, ठीक है। तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम आपके 50 मार्क्स होनी चाहिए आउट ऑफ 100 एंड तभी आप मतलब आप इस चीज के लिए एलिजिबल होगे कि आपने जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई कर लिया और जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग का उसके लिए आप एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो मिनिमम स्कोर है वो 45% होना चाहिए। 45 का मतलब 45 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। और अगर हम बात करें एससी एंड एसटी कैटेगरी की तो उस केस में भी जो है आपका 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो जब आपके इतने मार्क्स होंगे आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आउट ऑफ 100 तभी आप जो है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अगर उससे नीचे आपके मार्क्स होते हैं, मान लो आपकी जनरल कैटेगरी है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, और अगर आपके मार्क्स 49.99 भी होते हैं तब भी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ कैंडिडेट्स के साथ भी ऐसा हुआ था जो कि बॉर्डर लाइन पर रह गए थे, ठीक है। तो 50 से अगर 0.001 भी आपके मार्क्स कम होते हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रह पाओगे। एंड अगर 50 मिनिमम आपके आ जाते हैं, सपोज जनरल एडब्ल्यूएस की बात करें, तभी आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उसी तरीके से ओबीसी के लिए मिनिमम 45 मार्क्स होने चाहिए और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। अब यहां पर एक चीज मैं और बता दूं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो भी अगर ऐसा है उनके साथ केस कि उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, लाइक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें, क्योंकि एससी एसटी के लिए कोई भी ऐसा जो है स्ट्रिक्ट उन्होंने रूल नहीं बनाए हैं। जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो उनकी गाइडलाइंस है एम्स की, वो ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक तो सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर बना होना चाहिए। एंड दूसरी चीज जो है जो कि इन्होंने डेट्स मेंशन की थी, ठीक है, मैं एक बार डेट्स फिर से दिखा देता हूं। जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने बोला था कि आपकी जो इशू डेट है बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए वो आपकी 1 अप्रैल 2023 से लेके 3 जून 2023 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी ये डेट नहीं होती सपोज ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स की,
और क्या होगा, और यहाँ पर देखो जैसे ओबीसी वालों के लिए इन्होंने जो इशू डेट दी है वो आपकी 4 जून 2022 से लेके 3 जून 2023 तक दी है, ठीक है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को क्या करना पड़ेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट की एक पीडीएफ आएगी, ठीक है, उसमें आपको अपने रोल नंबर सर्च करना होगा। अगर आपको उसमें रोल नंबर है, इसका मतलब है कि आपने क्वालिफाइंग स्कोर ला दिया है, मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर जो है आपके अपनी कैटेगरी में। जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो आपके मिनिमम 50 मार्क्स से 50 से ऊपर कितने भी हो सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट डे पता चलता है जब आप अपने इंडिविजुअल स्कोर चेक करते हो, उसमें आपके मार्क्स लिख कर आते हैं, ठीक है। तो वो जो पीडीएफ है उसमें अगर आपका आ गया तो ठीक है, यानी कि आपने अपना क्वालिफाइंग स्कोर कंप्लीट कर लिया। अब बात यहां आती है कि रिजल्ट के 1 से 2 दिन के बाद जो है, मतलब रिजल्ट के मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे ही जो है आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का, ठीक है। एससी एसटी को नहीं करना होता, पीडब्ल्यूडी को भी नहीं करना होता, सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को ही सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो जब आप सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो जैसे आई थिंक 2 या 3 डेज का टाइम दिया जाता है, विद इन दैट टाइम फ्रेम आपको जो है अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। और अगर वो सर्टिफिकेट इन्होंने जो नॉर्म्स दिए हैं, लाइक इशू डेट आपकी वो टाइम पीरियड के बीच में है, और साथ ही साथ आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ये दोनों ही गाइडलाइंस फॉलो होती हैं आपके सर्टिफिकेट में, तो उस केस में आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता तो आपको एम्स की तरफ से ऑफिशियल ईमेल आता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। अब देखो जो आपके पास सर्टिफिकेट है आप वही अपलोड करना है, भले ही अगर आपने सेंट्रल वाला नहीं बनाया या इशू डेट आपकी पुरानी है जो भी है, लेकिन जब लिंक आएगा तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करने ना, क्योंकि अपलोड करना जरूरी है। अब उसमें रिजेक्शन है या एक्सेप्शन है वो बात की बात है, रिजेक्शन जिसको आएगा उनको मेल आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सपोज ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो अभी हमने देखा कि बीएससी नर्सिंग के लिए ओबीसी का जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर है वो 45% मार्क्स है, यानी कि 45 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो क्या है कि सपोज जब आपने नेक्स्ट डे अपना इंडिविजुअल स्कोर चेक किया एंड आपके मार्क्स सपोज 48 थे, तो आपने ओबीसी के अकॉर्डिंग तो अपनी जो क्या बोलते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर लिया। लेकिन क्या है कि आपने जब सर्टिफिकेट अपलोड करा एंड सर्टिफिकेट एम्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको वो फॉलो नहीं करता, एंड सपोज आपको जो है मेल आ जाता है एम्स की तरफ से कि योर कैटेगरी सर्टिफिकेट इज रिजेक्टेड ड्यू टू सम पर्टिकुलर रीजन, वो रीजन मेंशन करके देते हैं कि इशू डेट आपका ये नहीं है या सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, जो भी है, तो वो रीजन मेंशन करके देंगे। अगर ऐसा होता है कि आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया, अगर मैं ओबीसी की बात करूं, एंड अगर आपके मार्क्स सपोज 47 या 48 थे, तो जब आप एलिजिबल हुए काउंसलिंग के लिए या फिर आपने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप जो लेकर आए थे वो आप ओबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग लेकर आए थे। अब अगर क्या है कि आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब आपको ओबीसी कैटेगरी से उन्होंने बाहर कर दिया। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओगे। तो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट होने के बाद अगर आपके मार्क्स तो उतने ही है, लगभग 48 के बराबर, तो 48 क्या है आपकी जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए सपोज 50 है, तो उससे अगर ऊपर होते या 50 मार्क्स होते तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। तो इस केस में भी आप काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड से बाहर हो सकते हो, ठीक है। फर्स्ट राउंड क्या मतलब, काउंसलिंग कंप्लीट जो काउंसलिंग है उससे बाहर हो सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर नाम आपका आ भी जाता है, अगर मैं बात करूं ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स की, तो आप ये है कि रिस्क है। अगर आपका सर्टिफिकेट जो है, अगर मान लो 50 से अबव आपके मार्क्स है तब तो चलो सही है कि अगर आपका सर्टिफिकेट भी रिजेक्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली आप जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओगे एंड उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग करवा सकते हो, तब आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका क्वालिफाइंग स्कोर 50 से कम होता है और अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए तो 50 है ही, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड 50 से कम रहेगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा एंड ऑटोमेटिकली आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो एक केस ऐसा बन सकता है। अब यहाँ पर सेम एक चीज जो है मैं एक बार बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स लिखी थी, तो अभी हमको यह पता है कि बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम होने वाला है एंड बीएससी पैरामेडिकल का केस में भी जो है
बात करें 50% मार्क्स जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होंगे क्वालिफाइंग मार्क्स, तो 50% का मतलब ये है कि देखो 90 मार्क्स का पेपर है हमारा बीएससी पैरामेडिकल का, तो 90 का जो है 50% यानी कि 45 मार्क्स, तो जनरल ईडब्ल्यूएस को 45 मिनिमम मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे बीएससी पैरामेडिकल की काउंसलिंग में एंटर होने के लिए। सिमिलरली 45% जो है ओबीसी कैटेगरी को लाने पड़ेंगे, तो 90 का जो है 45% कैलकुलेट कर लेना जितना भी होता है, ठीक है, वो अराउंड आई थिंक 42-41 के आसपास होगा जो भी होगा, ठीक है, तो उतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। एंड SC/ST के केस में 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि लगभग 36 मार्क्स आउट ऑफ 90। तो अगर आप इतने मिनिमम लेके आते हो तभी आप आगे काउंसलिंग के लिए जा पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ आ गई। एंड जैसे रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट डे ही आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। और जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि हमें कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आपको कोई भी नीड नहीं है ऐसा करने की। और SC/ST कैटेगरी से सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं मांगा जाता है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपना सर्टिफिकेट ले जाकर दिखाना होता है। और एक चीज और बता दूं कि SC/ST कैटेगरी हो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या और भी कोई कैटेगरी हो, अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने वाले हो, ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो सर्टिफिकेट की लैंग्वेज है वो आइदर हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, सपोज अगर SC/ST की बात करें तो उनका स्टेट वाला भी सर्टिफिकेट चल सकता है, तो अगर उनका जो सर्टिफिकेट है वो उनके रीजनल लैंग्वेज में बना हुआ है, लाइक गुजराती, मराठी, उड़िया, किसी भी लैंग्वेज में बना है रीजनल लैंग्वेज में, तो वो एम्स में फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपका अगर कुछ ऐसा केस है कि आपकी रीजनल लैंग्वेज में है, वो हिंदी या फिर इंग्लिश में नहीं है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो प्लीज उसको ट्रांसलेट करवा के एक नया सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लें, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। एंड बाकी कुछ कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर हम अभी बनाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। भाई देखो, रूल्स इज रूल, ठीक है, तो रूल है, रूल उन्होंने जो बनाया कि भाई इसके बाहर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिर भी वो आपकी विश है, आप बनाना चाहो बना लो, अपलोड भी कर देना, ऑटोमेटिकली रिजेक्शन आ जाएगा अगर आप सपोज बहुत लकी हुए, ठीक है, क्योंकि वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मान लो कि गलती से यहाँ पर एक्सेप्ट हो भी जाता है आपकी डेट वाला जो वो है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, वो यही बोलेंगे कि भाई डेट आपकी मैच हो नहीं रही है तो ये इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मैन्युअली वेरीफाई होते हैं आपके जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं, वहां पर कोई टीम होती है वो उसको चेक करती है एंड तभी आपको बता दी कि आपका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो एक्सेप्ट होने का तो देखो मेल नहीं आता, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, एक्सेप्ट जब हो जाता है तो मेल नहीं आता, लेकिन रिजेक्ट जिसका होता है उसको मेल जरूर आता है। तो अगर आपको मेल आया तो उसका मतलब आप रिजेक्ट हुए हो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एंड ऑटोमेटिकली फिर आप जनरल कैटेगरी से काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, बस मुझे इतना ही बताना था। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हैं, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, एंड अभी रिजल्ट जब आ जाएगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस मैं आपको क्लियर डिटेल में समझाता रहूंगा, सो दैट कि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, सो दैट फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।